हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ मस्त जस्ट होंगे आप, सही कह रहा हूं ना? चलिए, तो शिक्षार्थ के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम बात कर रहे थे हमारे 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहला काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के पिछले हिस्से यानी कि हमारे सिलेबस के जो पिछले पार्ट्स हैं, उनके पिछले वीडियोज हैं, उनको कवर नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम अपने आगे वाले हिस्से की बात करने वाले हैं, दैट इज कोरोजन। अब यदि आपने हमारे केमिस्ट्री के प्रीवियस चैप्टर्स देखे हैं तो भाई साहब कोरोजन की बात डिटेलिंग में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर्स यदि आपने पिछले देखो, प्रीवियस चैप्टर की बात भी करूं तो, और फर्स्ट चैप्टर की बात करूं स्पेशली, है ना, केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो फिर ये दोबारा क्यों है? क्योंकि हम यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में ये बात कर चुके हो। तो शॉर्टली आपको उसको जान लेना है, ऐसे समझ लो कि ये रिवीजन टाइप है। ठीक है, चलो कोरोजन क्या होता है? देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। ये जो मेटल्स की बात आप इस चैप्टर में कर रहे हो, अब ये मेटल आप इस्तेमाल तो करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने लोहा आयरन इस्तेमाल किया, आपने कॉपर इस्तेमाल किया, आपने सिल्वर इस्तेमाल किया, आपने एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करोगे तो ये बाहर जाएंगी तो ये एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आएंगी। अब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगी, इसका मतलब ये वापस किसके कांटेक्ट में आ रही है? ऑक्सीजन के। वापस किसके कांटेक्ट में आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के। यही है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। और किसके कांटेक्ट में आ रही है? वाटर वेपर यानी कि H2O। और जैसे ही हमारी मेटल्स किसके साथ कांटेक्ट में आती हैं? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो बेटा उनकी जो अपर सरफेस होती है ये डल हो जाती है। नोटिस किया है ना आपने? आप लोहे को बाहर छोड़ देते हो कुछ समय के लिए, जंग लग जाती है। आपने अपनी मम्मियों के आभूषण देखे, ऑर्नामेंट्स वगैरह देखे चांदी के, है ना, इस तरीके की वो लोग क्या पहनते हैं? रिंग्स पहनते हैं। नोटिस किया होगा, हो सकता है आपने से कुछ लोग पहने हो। तो जब आप उसको खरीदते हो या जब वो एकदम फ्रेश होता है, चमकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हल्का सा डल क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस हो चुकी है? कोरोजन। आप अपने आसपास या अपने घरों में हो सकता है कुछ लोग कॉपर के बर्तन इस्तेमाल करते हो, बेटा उनमें ऊपर ना ग्रीन कलर की लेयरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज भी किससे गुजरी है? कोरोजन की प्रोसेस से गुजरी। तो यदि वो सिंपली आपसे पूछता है कि कोरोजन का मतलब क्या है सर, तो कोरोजन का सिंपल मतलब है कि जो भी मेटल है उसकी यदि अपर सरफेस थोड़ी बहुत डल पड़ गई है बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीडेशन, हम बोल देते हैं, बट वो रिडक्शन, दोनों चीजें होती है, बट हमेशा एक चीज नहीं होती। ऑक्सीडेशन भी होती है साथ में और रिडक्शन भी होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सब लोगों ने उसकी सरफेस पर एक रिएक्शन बना दी और हमारी मेटल को क्या कर दिया? खराब कर दिया। सिंपल, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। और ये सारी मेटल के साथ नहीं होता, बहुत सारी मेटल्स होती। अब जैसे गोल्ड है, आप एक बात बताओ, गोल्ड को आप बाहर रख दो, कोई फर्क पड़ता है? चांदी थोड़ा बहुत डल पड़ जाता है, लेकिन गोल्ड इतना डल नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करना। इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा कि कोई मेटल रिएक्ट करना चाह रही है कि नहीं करना चाहती। अब आप लोहे को रखते थे, जंग लग जाती, खराब हो जाती है। जबकि चांदी में ऐसा कुछ नहीं होता, चांदी सिर्फ थोड़ी बहुत काली पड़ती है। तो ये मेटल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्ट करेगी, है ना, रिएक्टिविटी ज्यादा रहा है। चलो थ्योरी पढ़ते हैं। कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिटोरिएशन का मतलब खराब होना, डल पड़ जाना, ऑफ मेटल्स कॉज्ड बाय देयर रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और अदर केमिकल्स, अदर गैसेस ऑन देयर सरफेस। हमेशा आपको सरफेस एरिया पे उसका असर देखने को मिलता है। दिस टिपिकली अकर्स व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट यानी कि वाटर वेपर, एयर मतलब कि हमारी गैसेस। मोर रिएक्टिव मेटल्स कोरोड मोर, ऑब्वियस सी बात है, और लेस रिएक्टिव लेस कोरोड होगी। ठीक है, इसलिए आपको आयरन ज्यादा कोरोड मिलेगी जबकि सिल्वर या गोल्ड कम कोरोड मिलेगी। ठीक, चलिए, तो मेन रीजन क्या होते हैं कोरोजन के? प्रेजेंस ऑफ एयर। बेटा ये इसको चेंज करते हैं, ये दरअसल इधर नहीं आएगा। ठीक है, आ जाइए, इतनी मोहब्बत नहीं करनी बोर्ड के साथ कि घुसी के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको हटा देना है, ये हटा देना बेटा। क्यों? क्योंकि आपकी हेडिंग की तरह है। कॉज ऑफ कोरोजन में पहला पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन स्पेशली, और सेकंड पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इट मींस मॉइस्ट एयर की ही बात हो रही। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसको ले लिया? आपने ले लिया फॉर एग्जांपल आयरन को, है ना। अब ये आयरन है जो आपकी, यदि मैं इसके पास H2O, एक्चुअल में सिर्फ H2O की बात नहीं होती बेटा, होता ही है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। ये जो आयरन होता है जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि अपने आसपास किसको रखता है? ऑक्सीजन भी है इसके आसपास, है ना, ढेर सारी,
वाटर वेपर भी है, तो ये क्या कर लेता है, ये बना लेता है Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, यानी कि आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, इसका मतलब आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वहीं साथ में जुड़ जाते हैं बेटा वाटर के वेपर, और ये किसका कोरोजन कहलाएगा, ये कोरोजन कहलाएगा आयरन का। और याद रखिए किसी भी मेटल का खराब होना कहलाता है मेटल की कोरोजन, किसी भी मेटल की सरफेस का डल पड़ना, डिटोरिएशन, खराब होना कहलाता है मेटल का कोरोजन। लेकिन वही काम, कोरोजन का वही काम यदि आयरन करने लगे तो उसका नाम होता है रस्टिंग। सारे हीरो एक तरफ और एक हीरो अपने बच्चन साहब एक तरफ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही किसी भी मेटल को यदि खराब कर रहे हो तो वो कोरोजन है, लेकिन यदि वही मेटल हमारी आयरन बन गई, आयरन खराब हो रही तो उसका नाम रस्टिंग बन जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब ये चीज तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि हम आपसे पूछते हैं कि इसको हम बचाएं कैसे, रस्टिंग को या कोरोजन को बचाएं कैसे, अपने आप को सेफ कैसे रखें, तो ये भी हमने हालांकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, बट मैंने आपको बताया ना ये शॉर्टली एक रिवीजन की तरह है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयरन की रस्टिंग को लेकर। When iron exposed to moist air over time it develops the reddish brown, देखा होगा ना आपने, आयरन के ऊपर जंग लगती है तो हल्की सी रेड और ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोल देते हैं या जंग बोल देते हैं आम भाषा में। वो वाली जंग नहीं जो लड़ते हुए है ना, क्या बोल देते हैं हम, रस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रस्ट। सिंपल सा क्या होता है, Fe आयरन के पास जब वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन डिपॉजिट होना शुरू कर देता है तो ये बना लेता है Fe2O3.XH2O। यहां X मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि भले ही मैंने यहां अभी 2 लिखा हुआ है, पर भाई साहब मुझे नहीं पता कि तुमने अपना लोहा बहुत ज्यादा पानी वाले एरिया में रखा हुआ है, यानी कि हाईली मॉइस्चर वाले एरिया में रखा हुआ है, या कम मॉइस्चर वाले एरिया, मुझे थोड़ी पता ना। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना यहाँ H2O की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए हम यहाँ X लिख देते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, ये अपने आप में क्या है, रस्ट कहलाता है। ठीक है, एनीवेज, सो रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस कॉजिंग इट टू पील ऑफ। अच्छा, रस्ट जो होता है सॉफ्ट होता है, मतलब जो जंग लगती है वो हाँ ऑब्वियस ही बात है, मेटल से तो हल्का होता है। पोरस होता है यानी कि खोखला होता है, आपने देखा होगा ना, उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है। ठीक है, causing it to peel off which allows the underlying iron to corrode further, therefore rusting is an ongoing process। इनका ये कहना है, और सही बात भी है, आपने नोटिस किया होगा जब ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर की लेयर खराब होती है, स्पेशली आयरन में। आयरन में क्या होता है कि बाई चांस आपकी ऊपर की लेयर रस्टिंग के चक्कर में खराब हो गई, अब लेकिन वो जो रस्ट बना है प्रभु जी, ये इतना हल्का होता है, इतना ज्यादा पोरस, पोरस का मतलब खोखला होता है कि जो और ऑक्सीजन है ये भी अंदर घुसना शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा ना, जब जंग लगती है तो उसकी लेयर झड़ जाती है बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि ये हल्का है, पोरस है, खोखला है, बड़ी आसानी से टूट बिखर जाता है। तो अब क्या होगा, एक लेयर हट गई तो नई लेयर, जो अब नया जो आयरन है ये भी जंग लग जाएगा, फिर ये लेयर हट गई, फिर जंग, नए आयरन पे फिर जंग, मतलब लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर ये काम चलता रहता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हो रहा है, इसलिए आयरन बहुत तेजी से खराब होती है यदि इसको कहां रख दिया जाए, बाहर। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि सर ये तो बता दिया कि ये क्या हो रहा है, मुझे बताओ कि भैया हमारी इस केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग को थोड़ा समझाओ भी, मतलब इस रस्टिंग के पीछे की केमिस्ट्री क्या है। तो मैंने अभी आपको ये भी समझा दिया कि जब आप आयरन को मॉइस्चर का मतलब बच्चों H2O प्रोवाइड करते हो और साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो तो Fe2O3 H2O मिल जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, देखो आपने क्या बोल दिया इसको, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड और ये हाइड्रेशन। ठीक है, X indicates the variable number of water because it depends on the situation and it depends on the surroundings। क्लियर? अब मुद्दा आता है प्रिवेंशन। आप तो बचाओ, हमें इस रस्टिंग से, कोरोजन से बचाओ। तो सबसे पहला काम है आपको बचने का पेंट। आपने अपने आसपास जो भी आइटम देखे होंगे लोहे के या अदर मेटल्स के, उनके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं, चाहे वो हमारे घर हो, चाहे हमारे स्कूल्स हो, हमारी दुकान हो, या कोई भी आसपास का ऐसा काम जिसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, क्यों उस पर पेंट किया जाता है? बिकॉज जैसे ही हम उस पर पेंट कर देंगे तो ऊपर की सरफेस को आपने ऑक्सीजन या मॉइस्चर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचा लिया, जिससे आपकी वो मेटल जो है वो रस्ट होने से, रस्ट का मतलब आयरन की बात, या इन जनरल वो मेटल कोरोड होने से बच जाती है। पेंटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आपके सामने है। गाड़ियों के ऊपर हम पेंट करते हैं, इसी वजह से करते हैं, और जैसे आपका पेंटिंग हटा तो जंग लगना, खराब होना शुरू हुआ। तो एक तो तरीका ये, ठीक है। ग्रीसिंग और ऑयलिंग ये भी करते हैं। हालांकि जब हम पेंटिंग करते हैं तो बेटा उसके पहले आपने सुना होगा ना, वो क्या लगाते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते हैं उसको, एक पहले ना एक और लेयर लगाई जाती है ग्रीस या ऑयल की, सोच बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलो खैर। तो ना दोनों प्रोसेस साथ में होती है। कई जगह क्या होता है डायरेक्ट पेंट नहीं करते, पहले एक लेयर लगाई जाती है ऑयल की, है ना। तो ऑयल का काम भी क्या है, अब मॉइस्चर है, पानी की तरह है, क्या वो ऑयल से कनेक्ट कर पाएगा? नहीं ना। ऑयल या ग्रीस जो है इनकी डेंसिटी अलग होती है, पानी की डेंसिटी आपने देखा है ना, ऑयल और पानी मिक्स नहीं होते, हम जानते हैं बचपन से। इसका मतलब यदि हम कहीं ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर रहे हैं तो भी हम अपने मेटल को कोरोड होने से या रस्ट होने से बचा सकते हैं। थर्ड क्या है, गैल्वेनाइजेशन। बेटा बढ़ जाओ। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी मेटल के ऊपर और स्पेशली आयरन के ऊपर क्या कर दो, जिंक की कोटिंग कर दो। किसकी कोटिंग? जिंक की। क्यों भला? ऐसा क्यों भला कि आपने ये लिया, आ जाओ, आपने लिया आयरन, ठीक है, अब इसके ऊपर भैया किसकी कोटिंग कर दो? जिंक की। अब ये क्यों बोल रहा हूं, पहले तो याद रखो, जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो जिंक होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर आता है, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब यदि कहीं ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन को पहले कौन बाहर पकड़ेगा? जिंक पकड़ लेगा और क्या बना लेगा? जिंक का ऑक्साइड। तो कौन बच गया? ऑक्सीजन किसके पास? नहीं जा पाया, आयरन के पास। तो मुझे बताओ क्या जंग लगेगी, क्या कोरोजन या रस्टिंग होगी? नहीं ना। यही तो काम है गैल्वेनाइजेशन का। सिंपल। This involves applying a thin layer of zinc over the iron. Zinc reacts with air to form zinc का ऑक्साइड, और इस चक्कर में तुम्हारी आयरन और मेटल बच गई। ठीक है। अच्छा, अगला क्या काम कर सकते हैं हम? टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करते हो, देखो टिन और क्रोमियम ये जो दो अपने आप में मेटल एलिमेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम इसमें। एट द एंड अल्टीमेटली आप एक लेयर ही प्रोवाइड कर रहे हो मेटल के ऊपर, ताकि हमारी जो मेन मेटल है, चाहे वो आयरन हो चाहे दूसरी मेटल हो, वो रिएक्ट ना करे। ठीक है। टिन एंड क्रोमियम आर मेटल्स that resist corrosion effectively when a thin layer of tin and chromium is applied to iron through electroplating। बेटा ये डायरेक्ट नहीं होती कि आपने इसको पोत दी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से। उसके बाद आप उस मेटल को एक्सपोज होने से, एक्सपोज का मतलब वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचा पाते। ठीक है, चलिए, तो ये होगी आपकी क्रोमियम एंड टिन की प्लेटिंग। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं आप एलॉइंग का काम। एलॉइंग क्या होती है या एलॉय क्या होते हैं? तो जैसे आप घर में अपने स्टील इस्तेमाल करते हो, क्या स्टील अपने आप में कोई मेटल है या कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल है? बेटा स्टील जो है, यदि मैं आपसे पूछता हूं स्टील अपने आप में क्या है, तो आप उसको मेटल मत बोलो। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स है। अब थोड़ा सोचने पर आप समझ भी पाओगे, जब मैं लोहे के बर्तन इस्तेमाल करता हूं तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाते हैं, जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि लोहा एक मेटल है, उसके ऊपर रस्टिंग हो सकती है, करेक्ट। लेकिन वही मैं जब मैं बर्तन किसके इस्तेमाल करता हूं, जब मैं वही बर्तन होते हैं मेरे कौन से? स्टील के, तो क्या वो खराब होते हैं आसानी से? नहीं। क्यों? ऐसा क्या अंतर है? तो स्टील जो है एक एलॉय। अब एलॉय का मतलब क्या है? आपने, मैं बता देता हूं, आपने क्या किया, एक मेटल ली, आ जाए, मैं बार बार इसलिए घूम रहा हूं, हाँ आ गया। ये आपने ले ली मेटल नंबर 1, और बाई चांस आपने इसको किससे जो मिला दिया? मेटल नंबर 2 से। एक एग्जांपल के लिए, बेसिकली आप मेटल्स, एक मेटल दूसरी मेटल से मिला दो, या हो सकता है एक मेटल किसी दूसरी नॉन मेटल से मिल जाए। मेटल को मेटल से मिला के, मेटल को नॉन मेटल से मिला के, यदि इनके मिक्सचर से हम कोई ऐसी चीज बना सकें जिससे कोरोजन ना हो, तो क्या ये फायदे का सौदा नहीं है? हाँ। और जब हम मेटल को मिक्स करके या मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करके एक नई चीज बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलॉयज। और ये एलॉय वर्ड मेनली यूज होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स के लिए। मिक्सिंग ऑफ आयरन विद क्रोमियम एंड निकल क्रिएट्स स्टेनलेस स्टील, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रोमियम, निकल एंड आयरन। बेटा इसमें एक चीज और होती है, क्योंकि हम मेटल चैप्टर की बात कर रहे हैं इसलिए इनका नाम आया, पर याद रखना इसमें कार्बन भी होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन, क्रोमियम, निकल और साथ में होता है कार्बन। ये चीज याद रखना। अब ये लोग तो मेटल है, लेकिन कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। इसलिए आप मेटल को मेटल के साथ भी जोड़ते हो और मेटल को नॉन मेटल के साथ, लेकिन एट द एंड सबका टारगेट वही है कि हमें अपनी आयरन को बचाना है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि वो आयरन क्यों बच गई? क्योंकि सोच के देखो, यदि ये मान लो यही है आयरन, अच्छा ऐसे समझो, मान लो ये, अरे रुक जाओ,
ये लो, ये आयरन अकेला है क्या, मान लो ये क्या है, एक एलॉय है। अब आपने क्या बोला, ये कौन सा एलॉय है, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आयरन अकेला है, नहीं, इसमें निकल भी है, नहीं सर इसमें क्रोमियम भी है, सर इसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये कि जब ऑक्सीजन अब आएगी तो ऑक्सीजन को तुमने कंफ्यूज कर दिया कि मुझे इसको पकड़ना था, इसको पकड़ना था, इसको। बेटा ऑक्सीजन को आयरन के साथ कांटेक्ट करने में दिक्कत होगी, इसको खराब करने में दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी लोग इसको प्रोटेक्ट करके बैठे हैं। ऐसे समझ लो कि आयरन को तुमने बीच में फंसा लिया, बाकी लोग उसके चारों ओर घेर के बैठे, तो बच गए आप। इसलिए एलॉइंग करना यानी कि धातुओं को, मेटल्स को मिक्स करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, समझे। सो दिस इज कॉल्ड एलॉइंग, और जो बनता है उसको हम बोल देते हैं एलॉय। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। इसी वजह से जो आपके कुकिंग के बर्तन होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स है ना, नाइफ वगैरह जो छुरियां होती हैं, वो किसकी होती हैं, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, चलिए। सो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या होता है हमारा कोरोजन और किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, बेटा याद रखिए, एल्यूमिनियम जब भी आप यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर भी हल्की हल्की ब्लैकिश या डल सरफेस बन जाती है बिकॉज ऑफ दी कोरोजन। अब एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, सिंपल सा एक चीज होती है, एल्यूमिनियम। यार ये पेन ना बड़ा अभी सुख होके चल रहा है। ये जो एल्यूमिनियम होता है, जैसे इसको किसके साथ कांटेक्ट करवाया जाता है, करवाया नहीं जाता, आ जाता है, तो ये क्या बना लेता है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3। ठीक है, ये क्या बना लेता है, Al2O3 बना लेता है। जब ये Al2O3 बना लेगा तो अच्छी बात ये है, ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम का जब ऑक्साइड बनता है यानी कि कोरोजन तो हो गया, लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं होती। मतलब जितनी तेजी से हमारा लोहा खराब होता है उतनी तेजी से एल्यूमिनियम खराब नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि जब ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम के ऊपर क्या बन गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। अब ये क्या करती है, जंग में या लोहे में क्या हो रहा था, जब लोहे का ऑक्साइड बन रहा था तो वो हल्का था, टूट के झड़के निकल गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, ऊपर लेयर बना तो लेता है पर ये हटता नहीं है, मतलब ये झड़ता नहीं है, गिरता नहीं है। तो अब क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर, मान लो ये ऊपर वाली लेयर और ये नीचे वाली लेयर, तो जो नीचे वाला एल्यूमिनियम ये क्या होता है, आसानी से आगे कोरोड नहीं हो पाता, यानी कि नीचे वाले लोहे, नीचे वाले एल्यूमिनियम को ऊपर वाले एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ने बचा लिया, जबकि ये काम लोहे में नहीं हो रहा था। एल्यूमिनियम का फायदे का सौदा हो गया। मतलब एल्यूमिनियम कह रहा है एक बार कर लो बस जो भी करना है, उसके बाद ना हो पाएगा इतनी आसानी से। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स एक्सपोज टू एयर डेवलपिंग अ थिन डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर टाइम। This layer, although it's dull the appearance of the aluminum, actually protects from the further corrosion। मतलब कि डल तो कर लोगे एक बार ऊपर ऊपर से, पर आगे कोरोजन नहीं कर पाओगे, जबकि लोहे में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉपर का कोरोजन। बच्चा कॉपर का कोरोजन मतलब देखो, आपने कॉपर में जैसे कि बहुत सारे लोगों को नोटिस होगा, जैसे मैं भी ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कई लोग ना इस तरीके की अंगूठी पहनते हैं कॉपर की। ठीक है, ऐसा बोलते हैं लोग बाग कि यार कॉपर पहनने से क्या होता है, वो ब्लड प्यूरिफाई होता है। बहुत सारे लोग कॉपर के बर्तन में पानी पीते हैं। कॉपर की अंगूठी जो लोग पहनते हैं ना, आप उनको बोलिएगा या कभी आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप कॉपर की अंगूठी को बाहर निकालोगे ना, तो आपको ना कॉपर की अंगूठी के बाहर ग्रीन लेयर देखने को मिलेगी, और आपको उंगली में भी ग्रीन ग्रीन हल्का सा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीनिश इस वजह से हो जाता है कि आपने कोई जादू टोना किया नहीं भैया, ये बाहर घूम रही है। आप कहाँ घूम रहे हो, एटमॉस्फेयर में ना। इसका मतलब उस कॉपर में कौन मिल रहा है, उस कॉपर को कौन मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्ट एयर, यानी कि पानी भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो जब कॉपर को पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, तो कॉपर क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब आपने कॉपर की सरफेस भी खराब कर ली, और भाई साहब ये ग्रीनिश हो जाता है, हल्का सा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीनिश। तो क्या हम इसे कॉपर सरफेस का कोरोजन बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसे हम रस्टिंग कहेंगे? ना, आयरन का अकेला होता है रस्टिंग, कॉपर का कोरोजन कहोगे। ठीक है, सिंपल सी ये बात रखिए और आपको ये इक्वेशन याद रख सकते हो आप। ठीक है, ये भाई साहब होते हैं ग्रीन कलर के, जिसकी मैंने चर्चा की थी, है ना, इनको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, फिर एक होती है सिल्वर की टार्निशिंग। सिल्वर की टार्निशिंग मतलब वही कोरोजन एंड सिल्वर। मम्मी लोगों से पूछना भैया, आपको पता चल जाएगा। मम्मी लोगों को उनसे पुराने उनके जो आप नोटिस करना, वो लोग क्या करते हैं, जब उनको बहुत लंबे समय बाद, मतलब कि मान लो कोई आपके आसपास आपकी लेडी में, मतलब मम्मी है, दादी हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, मान लो उनको कहीं जाना है बाहर, और वो 10 साल पुराने कोई आभूषण चांदी के निकाल लिए, तो उनको पता है कि यार ये साफ डल सा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसमें हो गई है कोरोजन, और सिल्वर की कोरोजन को सिल्वर टार्निशिंग भी बोलते हैं।
तो वो क्या करती हैं, वो ले जाती हैं अपनी उस चांदी के आभूषण को, जो भी है उनके पास हार वार, उसको ले जाती हैं ज्वेलरी के पास, और ज्वेलरी वाला क्या करता है, उसको क्लीन कर देता है, पॉलिशिंग कर देता है, चमक नहीं लगती चांदी, होता है ना ये। पर ये चांदी खराब क्यों हुई, क्योंकि चांदी में हो गई है कोरोजन, या उसी को हम बोलते हैं सिल्वर की टार्निशिंग। क्यों हुई है, क्योंकि सिल्वर के साथ दिक्कत ये है, सिल्वर जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सिल्वर जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पानी से मिलती है, वो तो अपनी जगह है बेटा, मेनली सिल्वर को नुकसान पहुंचाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी आपकी सराउंडिंग्स में मिल जाता है। ये जो H2O है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब भी ये सिल्वर के साथ मिलता है तो ये खुद क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, और इसका कलर होता है हल्का सा ब्लैकिश ग्रे कलर का, डल कलर का। तो ये सिल्वर को क्या कर देता है, टार्निश या खराब कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहां भी क्या कह सकते हो कि सिल्वर का क्या हो रहा है, कोरोजन। ठीक है, इसलिए मम्मी लोग क्या करती, सफाई कर दो, हमको शादी में इस्तेमाल करना है। ठीक, चलो, सो दिस ब्लैक लेयर इज नोन एज सिल्वर का सल्फाइड। क्लियर, तो इतनी बातें हमने कर ली कोरोजन को लेकर, सिंपल सी चीज थी, कॉपर की कोरोजन, सिल्वर की टार्निशिंग, ये सारी बातें हमने कर ली। क्लियर, तो बस फटाफट इसको रिवाइज करना है, नोट करना है, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना और बने रहना है शिक्षा के लिए शिक्षास्त्र पर। आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वीडियो के इस हिस्से में सिर्फ इतना ही, अगले हिस्से में हम टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक को एंड भी करेंगे। टॉपिक क्या, पूरा चैप्टर ही एंड हो जाएगा भैया। तो बस देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो फिलहाल के लिए बच्चों, थैंक यू।